हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम सोलर प्रोबा 3 जो कि एक सोलर मिशन है, जॉइंट प्रोजेक्ट है ये इसरो और यूरोपियन स्पेस एजेंसी की। तो ये सोलर प्रोबा 3 मिशन अभी हाल ही में भेजा गया था 4 दिसंबर 2024 को। जो सन के आउटर लेयर जो कि कोरोना है, जिसका टेम्परेचर 20 लाख डिग्री फ़ारेनहाइट, इतना ज़्यादा टेम्परेचर है, इसको स्टडी करने के लिए सोलर प्रोबा 3 मिशन को इंडिया का इसरो, ठीक है, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया। इसके पहले आदित्य L1 को लॉन्च किया गया था, जो कि हमारा इंडिया का अपना मिशन था, ठीक है। आदित्य L1 मिशन टू स्टडी द कोरोना लेयर 13 जुलाई 2024 को ये भेजा गया था। इसके पहले 2 सोलर मिशन और भेजे गए हैं। 2001 में सोलर प्रोबा 1 भेजा गया था, जिसमें रॉकेट PSLV-C3 जो कि एक जियोसेंट्रिक रॉकेट था। फिर उसके बाद 2009 में सोलर प्रोबा 2 को भेजा गया था, ठीक है। तो ये जो मिशन है, ये हमारा इसरो और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का कंबाइंड मिशन। तो ये हमारा सोलर प्रोबा 3 मिशन है, जिसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को दिखाया गया है, जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इसरो का कंबाइंड मिशन है, ठीक है। तो इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। उसके पहले तो सन के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें मेन 4 लेयर्स होती हैं। सबसे इनर लेयर जो होती है उसे हम कोर कहते हैं। फिर उसके बाद फोटोस्फीयर होता है। फिर उसके बाद क्रोमोस्फीयर, और सबसे आउटर जो लेयर होती है हम कोरोना कहते हैं, ठीक है। कोरोना मतलब सर का ताज होता है। जो आउटर लेयर होता है सन के तरफ, सन के चारों तरफ कुछ इस तरीके से होता है जैसे कि सर का ताज हो, तो उसे हम कोरोना के नाम से जानते हैं। तो सबसे इनर लेयर जिससे हम कोर के नाम से जानते हैं, जिसका टेम्परेचर 15 लाख केल्विन होता है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद रेडियो एक्टिव जोन होता है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के और डिफरेंट कलर्स के रेडिएशंस होते हैं, जिसका टेम्परेचर 70 लाख केल्विन तक होता है। ठीक उसके बाद हमारा कन्वेक्शन जोन आता है, जिसका टेम्परेचर 2 लाख केल्विन तक होता है। और फिर उसके बाद हमारा फोटोस्फीयर आता है, ठीक है। तो फोटोस्फीयर जो कि आउटर लेयर का एक पार्ट है, जो कि हमारे अर्थ से दिखता है, ठीक है, जिसका टेम्परेचर 4000 से लेकर 6500 केल्विन तक रहता है। फिर उसके बाद क्रोमोस्फीयर आता है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के कलर्स हमें दिखेंगे। क्रोमो का मतलब वर्ड होता है, डिफरेंट टाइप्स के कलर्स होते हैं, ठीक है। 4000 से लेकर 8000 केल्विन तक का इसका टेम्परेचर होता है। फिर ठीक इसके बाद ट्रांजिशन रीजन होता है, जिसका टेम्परेचर 50 लाख केल्विन तक होता है। और सबसे आउटर जो पार्ट है उसे हम कोरोना के नाम से जानते हैं, जो 50 लाख से लेके 1 लाख 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो ये हमारा कोरोना लेयर होता है, जो कि आउटर लेयर है। तो लेयर्स ऑफ सन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है, जिसमें कि 4 लेयर्स होते हैं। सबसे अंदर वाला इनर लेयर होता है, कोर कहते हैं। फर्स्ट इनर मोस्ट लेयर जो कि काफी ज्यादा हॉट होता है, जिसमें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होती हैं, और पूरे स्टार का जो फ्यूल होता है वो कोर से ही डिसाइड होता है। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर रिएक्शंस और जितनी ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है, और मोस्ट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन उसके कोर में ही होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन सबसे ज़्यादा कोर में होता है। और ये जो कोर है ये 14 लाख किलोमीटर सन सरफेस से, तो टोटल सन का आप रेडियस समझ लीजिए कि 40 लाख किलोमीटर है, क्योंकि कोर और आउटर लेयर के बीच का जो डिस्टेंस है, तो कोर हमारा आउटर लेयर से 40 लाख किलोमीटर तक होता है, जिसका टेम्परेचर 15 मिलियन से लेकर 6 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो ये कोर का टेम्परेचर हो जाएगा। फिर ठीक इसके बाद फोटोस्फीयर आता है, जो कि सेकेंड लेयर है, जो हमारे अर्थ से दिखता है, विजिबल लेयर है। इसे हम कूलेस्ट लेयर और डीपेस्ट लेयर के नाम से जानते हैं। और ये सोलर एटमॉस्फेयर को क्रिएट करता है, जिसका टोटल डिस्टेंस सन सरफेस की बात करें तो 400 किलोमीटर तक सन सरफेस से लेके और फोटोस्फीयर तक की जो डिस्टेंस रहेगी 400 किलोमीटर तक रहेगी। और इसका टेम्परेचर 6000 डिग्री से 10,000 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। तीसरी लेयर क्रोमोस्फीयर होती है, ये थर्ड लेयर ऑफ स्फीयर ऑफ ब्राइट रेड कलर्स। तो ये ब्राइट रेड कलर्स का तीसरा लेयर होता है, जो बहुत ज्यादा लाल होता है, ठीक है। और ये मेड अप होता है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा हमें पता है कि सन जो है प्लाज्मा स्टेट में मिलता है। पदार्थ की 5 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और फिर उसके बाद फोर्थ स्टेट प्लाज्मा होती है। तो ये जो क्रोमोस्फीयर है ये प्लाज्मा स्टेट में मिलता है।
और ठीक इसके बाद पांचवी जो स्टेट होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता है, ठीक है, सुपर कूल्ड लिक्विड होता है। तो ये फोर्थ स्टेट है क्रोमोस्फेयर। और सन सरफेस से इसके जो डिस्टेंस है ये 2000 किलोमीटर है और इसका टेम्परेचर 6000 केल्विन से 27,000 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। आउटर लेयर जिसके बारे में स्टडी हमें करना, और भी बहुत सारी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं, ठीक है। तो कोरोना के स्टडी के लिए ये फोर्थ आउटर मोस्ट लेयर है। ये तभी दिखता है जब सोलर इक्लिप्स होता है, तो उस समय हमको कोरोना विजिबल होता है। कोरोना का मतलब होता है सर का ताज, मतलब कोई भी स्टार होगा तो उसके चारों तरफ एक लेयर रहेगी, उसे हम कोरोना लेयर कहते हैं, जो कि सन सर्विस से 10,000 से 50 मिलियन किलोमीटर तक का जो टोटल रीजन होता है वो कोरोना का टोटल, आप उसका टोटल साइज समझ सकते हैं, ठीक है। इसका टेम्परेचर 1 मिलियन से लेके 3.5 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक होता है। इतना ज़्यादा टेम्परेचर क्यों होता है, इसी को स्टडी करने के लिए बहुत सारे सोलर मिशंस को सन पे भेजा गया, जिसमें आदित्य L1 हो गया, प्रोबा 3 हो गया, ठीक है, सोलर प्रोबा 3 हो गया, पार्कर सोलर प्रोब हो गया, यूएसए का मिशन है। तो ये सारे बहुत सारे मिशंस जो कि सन को स्टडी करने के लिए भेजे गए। फिर उसके बाद कोरोना, यहाँ पे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो सन कोरोनल इंजेक्शन, सोलर स्टॉर्म की बात करते हैं। तो कोरोना में ये कोरोनल इंजेक्शन, सोलर स्टॉर्म्स, सोलर स्पॉट्स, ठीक है, डीप पॉइंट्स, ये सारी चीजें कोरोना लेयर्स में होती हैं। तो ये कोरोना द क्राउन ऑफ सन, आउटर और हॉटेस्ट लेयर ऑफ द सन होता है, टेम्परेचर इसका 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक होता है। स्टडी ऑफ सन कोरोनल इंजेक्शन ऑफ सोलर स्टॉर्म, इसके स्टडी करने के लिए बहुत सारे मिशंस भेजे जाते रहे हैं, जिसमें कि आदित्य L1 मिशन था। तो इसमें लैग्रांज पॉइंट पे इसको भेजा गया था आदित्य L1 को, ठीक है, जो कि L1 पॉइंट पे स्टेब्लिश किया गया है 1.5 लाख किलोमीटर फ्रॉम अर्थ। तो अर्थ से इतना डिस्टेंस पे एक पॉइंट है जिसे हम L1 पॉइंट के नाम से जानते हैं, जहां पे सन और अर्थ की ग्रेविटी इक्वल हो जाती है। कोई भी ऑब्जेक्ट वहां जाएगा तो सस्पेंड हो जाएगा, मतलब लटक जाएगा, एक तरीके से फिक्स हो जाएगा वहां पे जाके, क्योंकि वो न्यूट्रल पॉइंट होता है, सन और अर्थ की ग्रेविटी सेम हो जाती है वहां। इसके अलावा 5 लैग्रांज पॉइंट्स होते हैं, L1, L2, L3, L4 और L5 नाम होता है, जो इटालियन फ्रेंच मैथमेटिशियन जोसेफ लुइस लैग्रांज के द्वारा 1770 में डिस्कवर किया गया था। तो PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। आदित्य L1 को इसी पेलोड्स, इसी रॉकेट या इसी लॉन्च व्हीकल से सेंड किया गया था, जिसमें कि 7 पेलोड्स हैं। सबसे पहला वेल्क है, जिसका पूरा नाम विजिबल इमिशन लाइन कोरोनाग्राफ, उसकी स्टडी करने के लिए स्यूट सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप का यूज किया गया है, ठीक है। तो कोरोना लेयर के लाइन की स्टडी करने के लिए VELC विजिबल इमिशन लाइन कोरोनाग्राफ है। फिर उसके बाद अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप को लगाया गया है इस सोलर मिशन में। फिर उसके बाद सोलेक्स सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है। हेलियोस हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर लगा है। ASPEX आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, ये भी एक तरह का इक्विपमेंट है। और उसके बाद पावा प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज ऑफ आदित्य। ATHRDM एडवांस ट्राई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर, तो ये सारी चीजें हमारे आदित्य L1 में भेजी गई हैं, ठीक है। सन के डिफरेंट जैसे प्लाज्मा स्टेट हो गया, सोलर स्टॉर्म्स हो गया, सोलर स्पॉट्स हो गया, तो इन सारी चीजों को स्टडी करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स जिसे हम पेलोड्स कहते हैं, तो 7 पेलोड्स को आदित्य L1 के साथ भेजा गया था। तो वर्ल्ड में कुछ सोलर मिशंस हैं जो 2018 से 25 तक हैं, कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो सबसे पहले पार्कर सोलर प्रोब को भेजा गया था 2018 में, ये नासा अमेरिका का मिशन था। फिर उसके बाद जेम्स वेब टेलीस्कोप 2021 में भेजा गया, ये भी नासा का ही मिशन था, L2 पॉइंट पे इसको भेजा गया था। फिर उसके बाद 2023 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा ऑर्बिटर प्रोब को भेजा गया था। और हेंडोई 2006 में जाक्सा, ये जापान का मिशन था। फिर हमारे इंडिया इसरो के द्वारा आदित्य L1 को भेजा गया था 2023 में,
ठीक है, नहीं ये 2024 होगा, ठीक है। फिर उसके बाद सोलर प्रोबा 3 को भी 2024 में ही दिसंबर में भेजा गया था। आदित्य L1 हमारा जुलाई में गया था, जुलाई अगस्त के महीने में। और सोलर प्रोबा 3 मिशन ये इसरो और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का कंबाइंड मिशन है। ये 4 दिसंबर 2024 को सन को स्टडी करने के लिए भेजा गया था। तो हमारे अर्थ के अराउंड 3 मेन टाइप के ऑर्बिट्स होते हैं, जिसमें सबसे छोटा जो ऑर्बिट होता है जिसे हम लियो के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो लियो सबसे छोटा ऑर्बिट है जो 100 से लेकर 2000 किलोमीटर तक होता है, ठीक है। इसे हम लो अर्थ ऑर्बिट कहते हैं, जिसमें 1.5 और पर आवर की स्पीड होती है सैटेलाइट्स। दूसरे नंबर पे मियो होता है, मीडियम अर्थ सैटेलाइट्स, जिसका टोटल जो डिस्टेंस है अर्थ से 2000 से लेके 20,000 किलोमीटर तक का जो ऑर्बिट होता है इसे हम मियो के नाम से जानते हैं, मीडियम अर्थ ऑर्बिट। और सबसे लार्जर जो ऑर्बिट होता है जो 36,000 किलोमीटर तक होता है हमारे अर्थ सरफेस से, इसे हम जियो के नाम से जानते हैं। इसका पूरा नाम है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है। तो ये हमारे 3 मुख्य सैटेलाइट्स हैं। तो अब बात करते हैं सोलर प्रोबा 3 मिशन की। 4 दिसंबर 2024 को भेजा गया था। जॉइंट प्रोजेक्ट है ये, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जिसमें बहुत सारे कंट्रीज हैं। कुछ मेन कंट्रीज जैसे कि स्पेन, पोलैंड, बेल्जियम, इटली, स्विट्जरलैंड, इन सब सारे कंट्रीज को मिला के एक स्पेस एजेंसी जिसे हम यूरोपियन स्पेस एजेंसी कहते हैं। इसका और हमारे इंडिया इसरो का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है सोलर प्रोबा 3 मिशन। तो बेसिकली सोलर प्रोबा 3 मिशन क्या है, ये आर्टिफिशियल सोलर इक्लिप्स को क्रिएट करता है और ये हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट एपोजी के समय ऑपरेट किया जाता है, जो इनेबल करता है ऑब्जर्वेशन टाइम को एक्सटेंड करता है, ठीक है। इट्स प्राइमरी साइंटिफिक पेलोड्स इज कोरोनोग्राफ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड ASPIICS। तो जो 7 पेलोड्स था उसमें सबसे प्राइमरी साइंटिफिक पेलोड है जिसे हम कोरोनोग्राफ इंस्ट्रूमेंट के नाम से जानते हैं, which captures images of solar corona in visible ultraviolet and polarized light। इसकी खासियत यह है कि ये डिफरेंट टाइप्स को इमेज को कैप्चर करेगा। सोलर कोरोना इन विजिबल अल्ट्रावायलेट और पोलराइज्ड लाइट, डिफरेंट टाइप्स के लाइट्स में डिफरेंट इमेज खींच सकता है, ठीक है। बेसिकली हमें अल्ट्रावायलेट लाइट में कुछ दिखता नहीं है, विजिबल लाइट में ही दिखता है, और पोलराइज्ड लाइट में हम देख सकते हैं, ठीक है, वो भी प्रॉपर नहीं देख सकते। तो इसमें खासियत ये है इस कोरोनाग्राफ की कि डिफरेंट लाइट्स में वो अच्छा इमेज ले सकता है, बढ़िया। तो इसमें बहुत सारे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि कोरोनाग्राफ ऑक्यूलेटर हो गया, 2 स्पेसक्राफ्ट था 340 किलोग्राम का। ऑक्यूलेटर डिस्क है जो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेशन ऑफ स्पेसक्राफ्ट और सैटेलाइट के पोजीशन। तो ये क्या है, बेसिकली स्पेसक्राफ्ट और सैटेलाइट को पोजीशन करने के लिए ऑक्यूलेटर डिस्क को यूज किया गया, ठीक है। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेशन ऑफ स्पेसक्राफ्ट एंड सैटेलाइट। कोरोनाग्राफ हमने डिस्कस किया ही है, ठीक है। इट ब्लॉक्स ब्राइटेस्ट लाइट ऑफ सन एंड डिटेल स्टडी ऑफ कोरोना। जो ब्राइटेस्ट लाइट से सन की उसको ब्लॉक करेगा, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के रेडिएशंस होते हैं ना इसमें, तो उसको ब्लॉक करके कोरोना के स्टडी करेगा। उसके बाद ASPICS है, जो कि जिसका पूरा नाम द एसोसिएशन ऑफ स्पेसक्राफ्ट फॉर पोलैरिमेट्रिक एंड इमेजिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ द कोरोना ऑफ द सन ऑफ कोरोनाग्राफ। तो पहले पोलैरिमेट्रिक और इमेजिंग इन्वेस्टिगेशन और साथ में कोरोनाग्राफ की स्टडी करने के लिए इसको भेजा गया। एब्सोल्यूट रेडियोमीटर भी है जो मेजर करेगा सन की एनर्जी को, जो कि 3D के फॉर्म में है। एब्सोल्यूट रेडियोमीटर एनर्जिक इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर है, ये सीजन की स्टडी करेगा सन पे जाके, ठीक है। ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्रोबा 3 मिशन की, जिसमें कि हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट रहेगा, प्रिसाइज पोजीशनिंग रहेगी प्रॉपर स्टडी करने के लिए। प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट जिसको हमने डिस्कस किया। साइंटिफिक गोल क्या है इसका, स्टडी द सोलर कोरोना इंक्लूडिंग द डायनेमिक्स, टेम्परेचर एंड स्ट्रक्चर which are crucial for understanding space and weather।
तो स्पेस में वेदर, सन का जो एटमॉस्फेयर है, वेदर कंडीशन कैसा है, उसको स्टडी करने के लिए ये हमारा प्राइमरी साइंटिफिक गोल है। पेलोड्स हमने डिस्कस किया था, 7 पेलोड्स हैं, जिसमें कि ये मुख्य है ASPICC कोरोनोग्राफ, जिसमें कि हमारा डिजिटल एब्सोल्यूट रेडियोमीटर है, जो सन के एनर्जी को मेजर करने के लिए भेजा गया। आदित्य 11 मिशन था हमारा, 2 सितंबर 2023 को गया था। ठीक है। फिजिक्स ऑफ सोलर कोरोना एंड हीटिंग मैकेनिज्म। तो सोलर कोरोना और हीटिंग मैकेनिज्म को स्टडी करने के लिए डायग्नोसिस द कोरोनल एंड कोरोनल लूप्स प्लाज्मा टेम्परेचर वेलोसिटी एंड डेंसिटी, डेवलपमेंट ऑफ डायनेमिक्स एंड ओरिजिन ऑफ CME। तो सन के डिफरेंट लेयर्स आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस दैट अक्यर्स मल्टीपल लेयर्स। तो बहुत सारे इसके सीक्वेंस हैं, प्रोसेस हैं जो सीक्वेंस में होते हैं मल्टीपल लेयर्स, जैसे कि क्रोमोस्फेयर बेस्ड ऑन एक्सटेंडेड कोरोना विच इवेंचुअली लीड्स टू सोलर एरप्टिव इवेंट्स। फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड टोपोलॉजी हो गया एंड मैग्नेटिक फील्ड मेजरमेंट्स इन द सोलर कोरोना, ड्राइवर्स फॉर स्पेस वेदर ओरिजिन कंपोजिशन एंड डायनेमिक्स ऑफ सोलर इवेंट्स। तो ये सारे डिफरेंट कॉम्प्लेक्स चीज़ों को स्टडी करने के लिए बहुत सारे कंपोनेंट्स को उसमें इंस्टॉल किया जाता है उस स्टडी करने के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या है, आदित्य L1 का ऑब्जेक्टिव क्या था, क्रोमोस्फेयर और कोरोना की स्टडी करना। ठीक है। स्टडी ऑफ सोलर अपर एटमॉस्फेरिक डायनेमिक्स। फिर उसके बाद कोरोनल मास इजेक्शन एंड सोलर फ्लेयर्स, मास इजेक्शन और सोलर फ्लेयर को स्टडी करने के लिए एंड पार्सली फिजिक्स ऑफ पार्सली आयोनाइज्ड प्लाज्मा की जो कंडीशन है जो पार्सली आयोनाइज्ड है, इसको स्टडी करने के लिए। प्लाज्मा एनवायरनमेंट हो गया, ऑब्जर्व द इन सिटू पार्टिकल्स एंड प्रोवाइडिंग डेटा फॉर द स्टडी ऑफ पार्टिकल डायनेमिक्स फ्रॉम द सन। तो प्लाज्मा एनवायरनमेंट को स्टडी करना। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है। तो हम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो 1959 में ये इस्टेब्लिश होता है, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटका में। और डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिसे हम फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी कहते हैं, और सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा, 1969 से 71 के बीच में इसको डेवलप किया गया था। हेडक्वार्टर बेंगलोर और कर्नाटका है। और दूसरा स्पेस स्टेशन, उसी का दूसरा पार्ट विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, जो कि थुम्बा में है। ठीक है। तिरुवनंतपुरम केरला, 1963 में इसको एस्टेब्लिश किया था। फिर उसके बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड्स, बद्राक टेस्ट रेंज आल्सो कॉल्ड व्हीलर आइलैंड, जो कि उड़ीसा में है, 1995 में इसको डेवलप किया गया था। फिर उसके बाद 1980 में द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV इंडिया टू इनिशिएट ऑन लॉन्च व्हीकल। तो सबसे पहला इंडिया का अपना खुद का लॉन्च व्हीकल रॉकेट था, जिसे हम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV के नाम से जानते हैं सबसे पहले। फिर उसके बाद 2008 में इंडिया बिकेम फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च 10 सैटेलाइट्स ऑन अ सिंगल रॉकेट्स इन द ईयर। 2008 में इंडिया ने एक ऐसा कंट्री है जो सिंगल रॉकेट से 10 सैटेलाइट्स को लॉन्च करता है। बहुत सारे लॉन्च व्हीकल्स हैं, जैसे कि SLV-3 है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। सॉलिड फ्यूल का यूज होता है, जिसमें सॉलिड फ्यूल HTPD हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाइन एंड अमोनियम क्लोरेट होता है, अमोनियम परक्लोरेट। दूसरा थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, ASLV के नाम से जानते हैं, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, जिसमें सॉलिड फ्यूल का यूज होता है HTPB हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन अमोनियम परक्लोरेट, इसका यूज होता है। फिर तीसरा और थोड़ा एडवांस वर्जन का रॉकेट है, जिसे हम पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के नाम से जानते हैं। इसमें भी सॉलिड फ्यूल यूज होता है, HTPB हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन एंड अमोनियम परक्लोरेट। और लिक्विड फ्यूल का भी यूज होता है, UDMH अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजन एंड नील टेट्रा, ठीक है, नाइट्रेट, कुछ इस तरीके का।
फिर उसके बाद थोड़ा सा और एडवांस करेंगे तो ये जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स होता है। इसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस और क्रायोजेनिक इंजन का यूज होता है। क्रायोजेनिक जो टेक्नोलॉजी होती है उसमें लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, जिसे हम ऑक्सीडाइजर के फॉर्म में यूज करते हैं। कुछ सैटेलाइट्स हैं जो हमारे इंडिया के द्वारा भेजा गया है, और इंडिया का ऐसा सैटेलाइट जो रशिया के स्पेस एजेंसी, जिसे हम रॉसकॉस्मोस या कॉस्मोस के नाम से जानते हैं, तो सबसे पहला इंडिया का जो सैटेलाइट था वो आर्यभट्टा था 1975 में सोवियत यूनियन के कॉस्मोस का MR रॉकेट के थ्रू भेजा गया था। दूसरा क्या था, भास्कर 1 था 1979 में था, ये भी रशिया के सोल इंटर कॉस्मोस C1 रॉकेट के द्वारा भेजा गया था। तीसरे नंबर का जो सैटेलाइट है इंडिया का, भास्कर 2 है 1981 में कॉस्मोस रॉकेट के थ्रू रशिया के स्पेस एजेंसी से भेजा गया था। फिर उसके बाद रोहिणी फर्स्ट 1980 में SLV-3 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया। इसरो का खुद का अपना लॉन्च व्हीकल्स और खुद की स्पेस एजेंसी के द्वारा जो रॉकेट लॉन्च किए गए उसमें सबसे पहले नाम रोहिणी फर्स्ट का आता है, ठीक है, जो 1980 में SLV-3 रॉकेट के थ्रू भेजा गया था। फिर उसके बाद 2008 में चंद्रयान को भेजा जाता है, जिसमें PSLV XLC-11 रॉकेट का यूज किया जाता है। फिर उसके बाद पार्शियली सक्सेसफुल चंद्रयान 2 को लॉन्च किया जाता है 2019 में, जिसमें हम GSLV Mark 3 M1 रॉकेट का यूज करते हैं। फिर उसके बाद चंद्रयान 3 2023 में लॉन्च होता है, ठीक है, GSAT-9 LVM M4 रॉकेट के द्वारा। और आदित्य L1 जो कि हमारा इंडिया का सोलर मिशन था 2023 में लॉन्च किया गया था, ये PSLV C-59 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। सक्सेसफुल सैटेलाइट्स हैं जो हमारे इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए हैं, उसमें सबसे पहले मार्स ऑर्बिटर मिशन है, जिसे मॉम या मंगलयान के नाम से जानते हैं। यह नवंबर 2013 में इंडिया के द्वारा PSLV C-25 लॉन्च व्हीकल रॉकेट के द्वारा नवंबर 2013 में भेजा गया था। एम क्या था इसका, टू डेवलप द टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर द डिजाइन, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ इंटरप्लैनेटरी मिशन। इसके ठीक बाद चंद्रयान 3 मिशन था विक्रम लैंडर, जिसमें इंक्लूडेड था 14 जुलाई 2023 को भेजा गया, जिसमें LVM Mark 3 LV रॉकेट का यूज किया गया था 14 जुलाई 2013 को। यह हमारे इसरो के स्पेस सेंटर से भेजा गया था। एम क्या था इसका, तो टू सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन मून सरफेस, पर्टिकुलरली इन द साउथ पोलर रीजन, टू कंडक्ट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। तो चंद्रमा के साउथ पोल, जो कि थोड़ा सा मुश्किल अंधेरा वाला पार्ट है, डार्क रीजन है, वहां पे स्टडी करने के लिए चंद्रयान 3 को भेजा गया था। फिर उसके बाद सोलर मिशन था आदित्य L1 लैग्रांज पॉइंट L1 पे भेजा गया 2 सितंबर 2023 को, ठीक है, और इसमें लॉन्च व्हीकल PSLV C-59 था। LV XL रॉकेट का यूज किया गया था 2 सितंबर 2013 फ्रॉम SDSC सहार। तो उस सेंटर से इसको 2023 होगा यहाँ पे। एम क्या था, टू अंडरस्टैंड द कोरोना so high temperature and acceleration of particles from sun, also visible emission line chronograph, solar ultraviolet imaging telescopes। तो ये सारी चीजें स्टडी करने के लिए हमने आदित्य L1 को भेजा था। गगनयान मिशन मैन्ड मिशन है हमारे इंडिया का, जो एक्सपेक्टेड है कि 2025 तक जाएगा, ठीक है। इसमें लॉन्च व्हीकल HLVM-3 LV रॉकेट का यूज किया गया है, जो एक्सपेक्टेड है कि इस साल 2025 में जाएगा या फिर आने वाले ईयर्स में। एम क्या है इसका, टू डेमोन्स्ट्रेट द कंट्रीज कैपेबिलिटी टू सेंड ह्यूमंस into space in the orbit of 400 kilometers for 3 days and then safely returning them in the Indian Ocean। तो किसी भी मैन को भेजना 400 किलोमीटर का जो ऑर्बिट होता है और फिर से सेफली लैंड करना इंडियन ओशन, ये हमारा एम है, जो कि हमारे कैपेबिलिटी को शो करेगा पूरे वर्ल्ड के सामने। फिर उसके बाद टू इम्प्रूव साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेवल्स इन द कंट्री, इंस्पायर यूथ, इनहेंस इंडस्ट्रियल ग्रोथ
develop technology for social benefits and enhance international collaboration। तो साइंस और टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट और यूथ को इंस्पायर करना, इनहेंस इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड डेवलप टेक्नोलॉजी फॉर सोशल बेनिफिट्स एंड इनहेंस इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। तो ये इसके कुछ मेन एम है गगनयान मिशन का। So this is all about in this video. Thanks for watching. Thank you so much.